सारे लोगों को ये स्लाइड नजर आ रही है? IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट। जी, सबको स्लाइड नजर आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो आ रही है। ओके ठीक है। अच्छा, तो दिस इज जस्ट recap from last लेक्चर में ये फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड पढ़ा था, और इसमें हमने कहा था कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स में जहां पे हमारा नंबर बहुत बड़ा हो, या उसमें डेसिमल आता हो, या इस टाइप के जितने नंबर्स हैं इंटीजर्स ना हो, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड के ऊपर जाना पड़ता है। और फ्लोटिंग पॉइंट की वजह से हम कोई बड़े से बड़ा नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिमिटेशन नहीं होती कि सिर्फ +2 बिलियन से -2 बिलियन तक हम जाएं। तो इवन 32 बिट्स के अंदर भी हम बहुत बड़ा नंबर है। तो ये हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो है दो तरह के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। We have the single precision floating point, which is 32 bits, and we also have double precision floating point 64 bits, 2 words. और फॉर्मेट क्या है कि 31 बिट नंबर 31 हम साइन के लिए एलोकेट करते हैं, 30 to 23 8 बिट्स एक्सपोनेंट के लिए, और 23 बिट्स सिग्निफिकेंट के लिए। सिग्निफिकेंट वो नंबर होता है जो पर लिखा हुआ होता है। जबकि डबल प्रिसिजन के अंदर हम लोग 11 बिट का एक्सपोनेंट रखते हैं, और 20 बिट्स जो है ये इसकी अपर 20 बिट्स 52 बिट का टोटल सिग्निफिकेंट रखते हैं। लोअर 32 बिट्स भी सारी सिग्निफिकेंट का हिस्सा बन जाती हैं। सो ये पूरा पोर्शन ये आपका सिग्निफिकेंट बन जाता है, 11 बिट एक्सपोनेंट और 31 बिट का साइन। इसके बाद हम लोगों ने लर्न किया था कि हमारे पास हम इसके अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो हम एक बायस ऐड करते हैं, ताकि हमारा नेगेटिव पावर भी जो है उस बायस की वजह से पॉजिटिव हो जाती है, तो वो सॉर्टिंग में हमारे लिए इजियर होता है। तो बायस का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है IEEE 754 का, वो ये है कि बायस सिंगल प्रिसिजन के अंदर यानी 32 बिट के अंदर इट विल बी ऑलवेज 127, ठीक है, व्हिच वी विल ऐड टू द एक्सपोनेंट। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल की कि -0.75 था टू द 10 बेस 10 के अंदर। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो ये बाइनरी में बन गया -0.11। इसको फिर हमने नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके हमेशा 1 आना चाहिए और उसके बाद आपका नंबर चलता है। तो ये बन गया into 2 raised to power -1, बिकॉज हमने इसको डेसिमल को एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया है, तो 2 raised to power -1 बन गया। इसका एक्सपोनेंट था, इसको 127 में ऐड किया तो हमारे पास एक्सपोनेंट जो यहाँ गया वो 126 आ गया। 126 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, हमारे पास बन गया, और बाकी हमारे पास ये था 1, ये आगे है 100000, तो इसको हमने की हमारी बिट्स थी इसमें लिख दिया, ये हमारा जो था ना ये वाला 1, ये यहाँ पे लिख दिया। अगर इसके आगे भी कोई नंबर होता तो वो हम पूरा लिखते, लेकिन इसके आगे जीरोस ही हैं तो वो हमने लिख दिया। यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट आ गया 8 बिट का, और इसको हमने 1 किया है फॉर द साइन, क्योंकि साइन नेगेटिव है। तो इस तरह से किसी भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्मेट के अंदर, एंड दिस होल थिंग इज 32 बिट्स, ठीक है। सो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो इस बारे में। बायस जो है ना हमारा 127 फिक्स्ड बायस है सिंगल प्रिसिजन के लिए, ठीक है। 127 है सिंगल प्रिसिजन के लिए, और 1023 है डबल प्रिसिजन के लिए। तो इसको हम ऐड कर देते हैं अपनी पावर के अंदर, जो भी हमारी एक्सपोनेंट की पावर होती है, और वो जो नंबर आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। जब हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो इस नंबर को वापस कन्वर्ट करके इसमें से बायस को माइनस करेंगे तो हमारे पास रियल पावर आएगी, ठीक है। क्लियर है?
Yes, sir. जी क्लियर है? जी सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद मैंने ये सवाल दिया था, ये किसी से भी नहीं हुआ, करें क्लास के एंड के ऊपर एंड सी इफ यू कैन कन्वर्ट इट और नॉट। अच्छा, यहाँ पे हम अपना जो चैप्टर 3 है बस वो यहाँ पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में एडिशन किस तरह होती है, सब्ट्रैक्शन, बट दिस वोंट बी पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो आपका कोर्स है वो यहाँ तक आएगा आपके मिड टर्म के लिए, ठीक है। सो ये जो मटेरियल हमने आज फ्लोटिंग पॉइंट तक कवर किया है, यहाँ तक आपका है। इससे आगे अब हम जो कुछ पढ़ेंगे वो फाइनल में आएगा, लेकिन वो मिड टर्म में कवर नहीं होगा। तो आज अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। गेट स्टार्टेड ऑन दैट। मैं ये एंड कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन एंड स्टार्ट ऑफ विद द न्यू वन। चलें जी। अच्छा, ये सारे लोगों को आप स्लाइड नंबर 4 प्रोसेसर डेटा पाथ एंड कंट्रोल की स्लाइड, एवरीवन कैन सी इट? यस सर। ठीक है। अच्छा, सो ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर हम एक्चुअल अब प्रोसेसर जो है ना उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसका पूरे हार्डवेयर को समझेंगे कि प्रोसेसर के अंदर बेसिकली आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट किस तरह होता है। तो अगर आपको याद हो, जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने ये कहा था कि हमारे पास प्रोसेसर जो है उसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डेटा पाथ और एक को कहते हैं कंट्रोल। कोई भी माइक्रो प्रोसेसर हो, जो आपके लैपटॉप से लेके आपके फोन के अंदर हर जगह जो भी प्रोसेसर होता है, हर प्रोसेसर के दो पार्ट्स होंगे, एक डेटा पाथ और एक कंट्रोल। डेटा पाथ वो हिस्सा होगा जिसमें कि एक्चुअली आपका जो डेटा है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन किया जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ये जितना सब कुछ हमने पढ़ा है वो सारा कुछ डेटा पाथ में होगा। कंट्रोल जो है वो डेटा पाथ को कंट्रोल करेगा और डेटा पाथ को बताएगा कि उसने क्या ऑपरेशन करना है और डेटा कहाँ से आना है और कहाँ पे जाना है, किस तरह से स्टोर होना है। तो वो जो आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन होती है, उस इंस्ट्रक्शन के जो उसको देख के कंट्रोल जो है वो डिसाइड कर लेगा कि जो बाकी आपका डेटा है यहाँ पे, उस डेटा के साथ उसने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसको अब हम इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप और इन डेप्थ स्टडी करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, आवाज कट रही है। अच्छा, मैं कह रहा था कि हम लोगों ने अब ये देखना है, अब क्लियर है? जी अब क्लियर आवाज आ रही है? किसी को आवाज आ भी रही है या नहीं? आ रही है सर आवाज। अच्छा, सो नाउ वी आर रेडी टू इम्प्लीमेंट मिप्स। इम्प्लीमेंटिंग मिप्स का क्या मतलब है कि मिप्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अब हमने देखना है कि उनके लिए हम क्या हार्डवेयर बनाएंगे ताकि ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये इसके अंदर एग्जीक्यूट हो सकें, ठीक है। सो वी आर रेडी टू लुक एट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिप्स इंस्ट्रक्शन सेट, सिंप्लीफाइड टू कंटेन ओनली। सो फिलहाल हम जो इंस्ट्रक्शंस है ना जिनको स्टडी करेंगे वो इन तीन कैटेगरीज के अंदर आएंगी। फर्स्ट आर अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड, और सेट लेस देन, ठीक है। उसके बाद मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। मेमोरी रेफरेंस से मुराद है कि इन इंस्ट्रक्शंस में हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। तो मेमोरी रेफरेंस हमारी दो इंस्ट्रक्शंस हैं, लोड वर्ड और स्टोर वर्ड। लोड वर्ड में हम मेमोरी से
कोई डेटा रजिस्टर के अंदर लेके आते हैं और स्टोर वर्ड में हम ऑब्वियसली डेटा वापस मेमोरी के अंदर लिखवा देते हैं। और उसके बाद हम तीसरी जो कैटेगरी है उसको देखेंगे, वो है हमारी ब्रांच इक्वल और जंप। ब्रांच इक्वल ऑब्वियसली दो चीजों को कंपेयर करती है, अगर वो इक्वल होते हैं तो देन इट ब्रांचेस टू द न्यू टारगेट। जंप की इंस्ट्रक्शन अनकंडीशनल होती है, जंप की इंस्ट्रक्शन जहां पे भी आती है इट जंप्स टू द न्यू एड्रेस, ठीक है। तो अगर आप रिकॉल करें तो हमने कहा था कि हमारे पास तीन जो है मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। फर्स्ट वन इज द आर फॉर्मेट जो कि हमारी अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस के लिए है। देन वी हैव द आई फॉर्मेट जो हमारी ये जिस तरह से लोड वर्ड स्टोर वर्ड वगैरह है उसके लिए है। और फिर हमारे पास जे फॉर्मेट है जो सिंपली सिर्फ जंप के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ये जो तीनों इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तीनों जो फॉर्मेट्स हैं ये सारी की सारी 32 बिट्स की। तीनों इंस्ट्रक्शंस में कॉमन चीज ये है कि आपका 6 बिट का ऑप कोड होता है। तो ये ऑप कोड जो है ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये आपको बताता है कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मसलन यहाँ पे ये जे का ऑप कोड आएगा जंप का, तो जो भी यूनिक, तो ऑप कोड हर इंस्ट्रक्शन के लिए यूनिक होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। और हार्डवेयर का जो कंट्रोलर यूनिट है, जो प्रोसेसर का कंट्रोलर है, वो देखेगा इन 6 बिट्स को और उससे उसको पता लग जाएगा कि आगे ऑपरेशन क्या परफॉर्म होना है, ठीक है। उसके बाद जहां तक जंप की इंस्ट्रक्शन है, चूंकि इसमें और कुछ भी नहीं होता, तो आपके पास एक 26 बिट का एड्रेस है और जैसे ये इंस्ट्रक्शन आएगी आप मूव कर जाएंगे टू दिस लोकेशन। ये एड्रेस होगा वो आपकी उस इंस्ट्रक्शन का जहां आपने अपने प्रोग्राम में लिखा होगा कि हमने जाना है। इस तरह से अगर आई फॉर्मेट हम लोग देखें तो आई फॉर्मेट में ऑप कोड है और हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, RS और RT, और साथ एक ऑफसेट है। ऑफसेट हमारा 16 बिट का होता है और इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर लोड स्टोर ब्रांच इक्वल उसके लिए। तीसरी हमारी अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, दो हमारे सोर्स रजिस्टर्स हैं RS और RT, और RD जो है हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है। ऑप कोड बताता है कि इन रजिस्टर्स में नंबर्स को क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और RD में उनको सेव कर देना है। और ये जो फंक्शन है ये फर्दर इसी ऑप कोड को मजीद इलेबरेट करता है कि वो किस टाइप का ऑप कोड है, इंटीजर है या वर्ड है, हाफ वर्ड, वर्ड वगैरह वगैरह वगैरह। ये ऑप कोड की फर्दर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और ये शिफ्ट अमाउंट था, ये हमने बात की थी कि ये शिफ्ट लेफ्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम बिट्स डाल देते हैं जितना हम लोगों ने शिफ्ट करना होता है। तो ये हमारे 3 फॉर्मेट्स हैं, तीनों के तीनों 32 बिट्स। इनकी इंप्लीमेंटेशन अब हम देखेंगे कि हार्डवेयर में किस तरह होगी। तो यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अटेंडेंस सब डाउनलोड करने लगा हूं, सो लेट मी डाउनलोड द अटेंडेंस एट दिस पॉइंट। अब इसके बाद जो ज्वाइन करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। आज है अप्रैल। ओके, अच्छा, सो अगेन अगर किसी को अभी तक इसमें कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो पूछ सकते हैं आप। ये RD वाला और SHAMT वाला। SHAMT जो है ना, ये है शिफ्ट अमाउंट, ठीक है। शिफ्ट अमाउंट जो है, जो आपकी शिफ्ट की इंस्ट्रक्शंस है ना, जिस तरह से शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल, शिफ्ट राइट लॉजिकल, उसके अंदर कितना, जब आप कहते हैं कि SLT 4, तो जो 4 नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा इस इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। ये है शिफ्ट अमाउंट। क्लियर हुआ? और RD किसके लिए सर? क्या चीज? RD रिपीट करेंगे मुझे आवाज? RD डेस्टिनेशन रजिस्टर। ऐड की इंस्ट्रक्शन के अंदर जो 3 रजिस्टर्स होते हैं, तो उसमें जो डेस्टिनेशन रजिस्टर रिजल्ट सेव करवाते हैं, ये उस रजिस्टर का नाम यहाँ पे आएगा। ओके सर।
ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, आगे ये स्लाइड सबको नजर आ रही है? इम्प्लीमेंटिंग मैप्स, द फेच एग्जीक्यूट साइकिल। नो सर, अभी तो नहीं। अच्छा, ये मैं दोबारा शेयर करता हूँ, एक सेकंड। शेयर हो रही है। जी, अब नजर आई फेच एग्जीक्यूट साइकिल? जी सर। ओके, अच्छा, एक चीज आप सारे लोगों को समझने की जरूरत है, वो ये है कि दुनिया का कोई भी प्रोसेसर जो है ना, वो जो उसका बेसिक ऑपरेशन है वो हमेशा ये फेच एग्जीक्यूट के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। फेच एग्जीक्यूट, ठीक है। फेच एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? फेच एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि हर प्रोसेसर, हर कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लेता है, ठीक है। मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लाता है, जो आपकी जो वहां पे असेंबली में पड़ी हुई होती है, बाइनरी के अंदर पड़ी हुई होती है, और उस एक इंस्ट्रक्शन को लेके आता है प्रोसेसर अपने अंदर। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, उसके रिजल्ट को सेव करवाता है, और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम जो है चल रहा होता है। बाद में हम देखेंगे जो 5 या 6 इंस्ट्रक्शंस को भी इकट्ठे फेच करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए हम इसको समझेंगे कि कोई भी प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसका करवाता है, और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो है वो फेच करता है। तो इस तरह के आर्किटेक्चर को हम लोग कहते हैं फेच एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है। ये क्लियर हो गया फेच एग्जीक्यूट क्या है? क्लियर है तो यार हाँ बोला करें ना, ताकि मुझे फिर पता तो लगा करे। बोलते ही कोई नहीं है। अच्छा, सो अब हम लोगों ने फेच एग्जीक्यूट साइकिल के अंदर सबसे पहले देखना है कि हमने फेच किस तरह करनी है एक इंस्ट्रक्शन। तो ये नीचे जो फिगर है इसको पहले हम लोग देखते हैं। इसके अंदर आप ये देखें कि सबसे पहले एक आपको यहाँ पे एक डिवाइस नजर आ रहा है, बॉक्स जिस पे लिखा हुआ है पीसी। पीसी क्या है? पीसी इज प्रोग्राम काउंटर। क्या है? प्रोग्राम काउंटर। सो एक काउंटर है जो कि एड्रेस जनरेट करता है आपके प्रोग्राम के। सो आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस इस तरह से पड़ी हुई होती हैं आपकी मेमोरी के अंदर, तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ से पहली इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होता है। सो लेट का एड्रेस है 0, तो प्रोग्राम काउंटर 0 देगा आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी को, और इंस्ट्रक्शन मेमोरी जो है 0 के ऊपर आपकी जो पहली इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई होगी वो भेज देगा प्रोसेसर में। सो ये आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, एंड देन इट विल गो टू दिस पोर्शन जहां पे आपके रजिस्टर्स हैं और आपका डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपकी जो है वो डिकोड होगी, पता लगेगा कौन से रजिस्टर्स हैं जिनमें डेटा है, कौन से डेस्टिनेशन रजिस्टर्स हैं। आफ्टर दैट वो इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे थ्रू एन एएलयू। एएलयू आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। तो यहाँ से आपके एएलयू को डेटा आ जाएगा फ्रॉम दीज रजिस्टर्स, जो डेटा आपका पड़ा हुआ होगा, और उसने उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, वो करेगा। और करने के बाद जो उसका जो रिजल्ट होगा वो जनरेट करेगा, और वो रिजल्ट जो है वो वापस यहाँ पे एज डेटा आ जाएगा आपके इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है।
इसके अलावा ALU ये भी काम कर सकता है कि ALU भी एक एड्रेस जनरेट कर सकता है फॉर डेटा मेमोरी। सो कुछ एक ये आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, ये अलग है, इसके अंदर सिर्फ आपके प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस हैं। डेटा मेमोरी अलग है, यहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो अगर कोई डेटा एक्सेस करना होगा तो उसका एड्रेस ALU जनरेट करेगा और वो डेटा मेमोरी से एक्सेस करके यहाँ से भी डेटा वापस इस आपके इस पोर्शन के अंदर आ जाएगा। तो प्रोसेस क्या हुआ हमारे पास, इसको मैं क्लियर करता हूँ। यूज द प्रोग्राम काउंटर टू रीड इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपके प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगा, जो कि प्रोसेसर के अंदर ही एक काउंटर है। सो काउंटर्स अगर आपने लास्ट सेमेस्टर पढ़े थे तो काउंटर आपको पता है वो हर क्लॉक साइकिल के ऊपर काउंटर 0 1 2 3 4 इस तरह से चलता है। तो उसी तरह से ये काउंटर होगा जो कि पहले एड्रेस से चलना शुरू हो जाएगा, मोस्ट प्रोबब्ली 0 के साथ, और आपकी इंस्ट्रक्शंस आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में होंगी। ये सब कुछ एक्चुअली आपके प्रोसेसर के अंदर ही है, ये सारा कुछ प्रोसेसर में। और ये जो आपके ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी जो है ये वही है जिसको आप इंस्ट्रक्शन कैश भी कहते हैं नॉर्मली। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी है। सो यूज द प्रोग्राम काउंटर टू रीड इंस्ट्रक्शन एड्रेस, fetch the instruction from the memory and increment PC। so यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेके आ जाएं और फेच करके इस ये जो आपकी रजिस्टर्स हैं इसमें उसको कर दें, डाल दें, और इंक्रीमेंट द पीसी, यानी पीसी को फिर इंक्रीमेंट करें बाय 4 हम लोग करते हैं, 12 आपके लेट्स से समझ लें इंक्रीमेंट बाय 1, ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर अगर पहली इंस्ट्रक्शन 0 पे थी तो अगली 1 होगी, अगली 2 पे 3 पे वो एड्रेसेस आते रहेंगे। यूज fields of the instruction to select registers to read। so जब आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाएगी तो उसकी फील्ड्स को आप यूज करेंगे अपनी इंस्ट्रक्शंस को अपने रजिस्टर्स को रीड करने के लिए। ये वाली जो फील्ड्स है ना इसको अब आप रीड करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन आपके पास आ गई, ऑपकोड से आपको पता लग गया आपने करना क्या है, और यहाँ पे आपके रजिस्टर्स के नाम है जिनमें डेटा पड़ा हुआ है। तो वो इन फील्ड्स को या इन फील्ड्स को यूज करते हुए यूज द फील्ड्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू सिलेक्ट registers to read, execute depending on the instruction, फिर उसके बाद उसको आप एग्जीक्यूट करें जो भी इंस्ट्रक्शन है, एंड देन रिपीट वापस अगला पीसी, नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एंड देन नेक्स्ट एड्रेस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से आपका कोई भी प्रोसेसर जो है वो काम कर रहा होता है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जी एनी क्वेश्चंस, ये क्लियर है आपको? सर ये सर्किट रिपीट कर दें क्या प्लीज? सर क्या क्वेश्चन रिपीट करें, मुझे नहीं समझ। मैं कह रहा हूँ ये सर्किट रिपीट कर दें सर। ये जब दूसरे वाला जो से इंस्ट्रक्शन सेट्स में जाएगा उसके बाद ALU क्या काम करेगा? ALU उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ये देखें ना, ये ऑप कोड है ना, इसने कहा हुआ है ऐड, इस ऑप कोड में जो कोड लिखा हुआ था लेट्स से ऐड का था, ठीक है। अब ऐड जो है उसने क्या करना है, इन दो नंबर्स को ऐड करना है जो इन रजिस्टर्स के अंदर है। रिजल्ट कहाँ पे लिखवाना है, इस रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी इंस्ट्रक्शन इसमें जाएगी तो इसको ये उसको डिकोड करेगा, ये वाला हिस्सा, और डिकोड करके डेटा रजिस्टर्स में जो आपके RT और RS रजिस्टर्स में जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो ALU को दे देगा। ALU ऐड करेगा, ऐड करने के बाद अपना रिजल्ट जो है वो वापस उस रजिस्टर, तीसरे रजिस्टर में लिखवा देगा जो डेस्टिनेशन रजिस्टर था, ठीक है। सो ऑपकोड विल टेल इट टू ऐड व्हाट नंबर्स टू ऐड, RS and RT, where to keep the result, RD। This is what is happening। ओके सर, ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं, डिकोड करके ALU को बता रहे हैं कि तुमने करना क्या है। ALU जब अपना रिजल्ट जनरेट कर लेता है तो उसके बाद हम उसको वापस सेव करवा लेते हैं। तो और उसके बाद आप दोबारा रिपीट करते हैं अपना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। सो नॉर्मली एक क्लॉक साइकिल के अंदर ये पूरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। फिर अगली क्लॉक साइकिल में पीसी इंक्रीमेंट हुआ होता है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाती है, फिर एक अगले साइकिल में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन,
टिल आपकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम के अंदर 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, 10 लाख हैं, वो 1 बाय 1 उनको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट्स बनाता जाएगा. This is basically how a computer operates. अच्छा, अब हमारे पास ना 3 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल्स हैं. एक बात वैसे मैं ये कहूँगा, अब हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए. आप लोग ना बुक को जरूर पढ़ें और बुक को पढ़ने की कोशिश करें. जो चीज़ नहीं समझ आती वो एक अलग बात है, लेकिन स्टार्ट रीडिंग द बुक, और स्पेशली चैप्टर 4 तो आपको समझ ही बुक से ज्यादा बेहतर आएगा. तो बुक साथ साथ पढ़ें, खाली स्लाइड्स के ऊपर रिलाई ना करें. अच्छा, अब प्रोसेसर के ना 3 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन स्टाइल्स होते हैं. एक को हम लोग कहते हैं सिंगल साइकिल, दूसरा है मल्टी साइकिल, और थर्ड है पाइपलाइन. ओके, सिंगल साइकिल इम्प्लीमेंटेशन क्या है? सिंगल साइकिल में ये है कि परफॉर्म ईच इंस्ट्रक्शन इन 1 क्लॉक साइकिल. ठीक है, सो आप एक क्लॉक साइकिल लेंगे, जिसकी मैंने भी आपको पहले दिखाया है. ये बेसिकली सिंगल साइकिल इम्प्लीमेंटेशन है कि एक क्लॉक साइकिल के अंदर आप पूरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देंगे. इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? क्लॉक साइकिल मस्ट बी लॉन्ग इनफ फॉर स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है ना इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लेती. कुछ इंस्ट्रक्शन ज्यादा टाइम लेती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कम टाइम लेती हैं. तो आप अब प्रोसेसर को तो नहीं पता कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी आ रही है. सो जो आपने क्लॉक पीरियड रखना होता है, ये आपका क्लॉक है, ये इतना रखना होता है. क्लॉक पीरियड क्या होता है? इस राइजिंग एज से इस राइजिंग एज तक, फिर नेक्स्ट क्लॉक आ जाती है. तो ये इतना टाइम होना चाहिए कि जो स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी इस पूरे साइकिल में कंप्लीट हो सके. सो अगर स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो 5 सेकंड लेती है, तो आपका क्लॉक पीरियड सेकंड या इससे ज्यादा का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो सिंगल साइकिल में क्लॉक साइकिल मस्ट बी लॉन्ग इनफ फॉर स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन. देयरफॉर जो जिसका डिसएडवांटेज है, ओनली एज फास्ट एज द स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन. सो अगर आपकी बाकी इंस्ट्रक्शंस लेट्स से 1 सेकंड लेती हैं खाली, लेकिन जो स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन है वो 5 सेकंड लेती है, तो आपको अपनी क्लॉक को 5 सेकंड लंबा करना पड़ेगा. अब जो 1 सेकंड लेती है वो 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाएंगी. उसके बाद वो प्रोसेस सिर्फ वेट करेगा अगले 4 सेकंड, कुछ भी नहीं करेगा अगली इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि अगली इंस्ट्रक्शन अगले क्लॉक साइकिल पे एग्जीक्यूट होनी है, तो वो फिर वेट करता रहेगा. लेकिन क्लॉक साइकिल आपका उतना ही होगा जो आपकी स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन के लिए है. ठीक है, ये क्लियर है हर एक को? यस सर. ओके, अच्छा, दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम मल्टी साइकिल पे चले जाएं. मल्टी साइकिल पे हम क्या करें? हम अपनी जो इंस्ट्रक्शन है उसको ब्रेक कर दें छोटे छोटे स्टेप्स में, एक इंस्ट्रक्शन को, और हर स्टेप जो है वो एक क्लॉक साइकिल में हो. सो दैट मींस के एक इंस्ट्रक्शन मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स में कंप्लीट होगी. ठीक है, एक साइकिल में नहीं, मल्टीपल साइकिल्स में. और उसको क्योंकि हमने ब्रेक कर दिया होगा छोटे छोटे स्टेप्स में, तो अब ये साइकिल छोटा हो जाएगा आपका. ये नहीं है कि अब ये भी 5 सेकंड का ही होगा. मे बी अब ये साइकिल जो है वो मैं 1 सेकंड का कर दूंगा, और कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो 5 साइकिल्स लेंगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो 1 साइकिल लेंगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस 2 साइकिल्स लेंगी. तो इसमें हमारे पास एडवांटेज ये हो जाएगा कि हम लोग जो है हम स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन के रेट के ऊपर अपने क्लॉक को नहीं चलाएंगे, बल्कि क्लॉक को हम थोड़ा तेज कर देंगे. लेकिन डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शंस 1 क्लॉक साइकिल लेंगी, कुछ 2, कुछ 5, कुछ 10. ठीक है, तो ये ज्यादा मल्टी साइकिल जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है कंपेयर टू सिंगल साइकिल, क्योंकि सिंगल साइकिल में आपने के लिए एक ही टाइम रखा है, मल्टी साइकिल में अब आपने डिफरेंट टाइम रख दिया है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के लिए. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो यस बोले, नहीं क्लियर तो बोले नो. यस सर. ओके, चलें, आज के लिए इतना काफी है. हम लोग फिर उसके बाद जो है पाइपलाइन
इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। तो अभी आप ये समझ लें कि हमारे पास दो तरह की इम्प्लीमेंटेशन है, सिंगल साइकिल और मल्टी साइकिल। सिंगल साइकिल में हम एक क्लॉक साइकिल क्रिएट करते हैं और उस क्लॉक साइकिल को इतना लंबा रखते हैं कि स्लोएस्ट इंस्ट्रक्शन भी अपना काम मुकम्मल कर सके। जबकि मल्टी साइकिल के अंदर हम हर इंस्ट्रक्शन कर देते हैं और वो मल्टीपल साइकिल्स लेती है कंप्लीट होने में। तो जो सिंपल इंस्ट्रक्शन होती है वो कम साइकिल्स में कंप्लीट हो जाती है और जो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन होती है में कंप्लीट होती है। लेकिन ओवरऑल हमारी स्पीड इसमें बेहतर रहती है क्योंकि हम उतना ही टाइम एक इंस्ट्रक्शन को देते हैं जितना उसको चाहिए होता है, हम वेट कहीं पे नहीं करते किसी इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये दो हैं। फिर कल हम लोग पाइपलाइन भी पढ़ेंगे और कल हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। आप इनिशियल 3 चैप्टर्स रिव्यू करें आज और उसमें जो चीजें समझ नहीं आती कल क्लास में लेके आए मेरे पास। आ जाइए। शुक्रिया। तो ठीक है, कल आज आप लोग रिवीजन करें पहले 3 चैप्टर्स की, स्पेशली पहले चैप्टर को बहुत केयरफुली स्टडी करें। उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और चीजें भी हैं, उनको स्टडी करें और फिर कल आएं तो फिर कल जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरीज होंगी हम उनको आंसर कर लेंगे। ठीक है जी? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ऑलराइट, सो इफ देयर इज नो क्वेश्चंस वील एंड द क्लास फॉर टुडे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।